प्रिय विद्यार्थियों, छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, मुख्य परीक्षा। उसके लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। मैं आप लोगों को परीक्षा के पैटर्न से कुछ परिचित कराने के लिए मध्य प्रदेश के सब इंस्पेक्टर परीक्षा के प्रश्न पत्र को आपसे शेयर कर रहा हूं, आपसे हल कर रहा हूं आपके लिए, ताकि आप जान सकें कि किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। जैसे एमपीएसआई का एक पहला प्रश्न हम शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, विमुख का विलोम शब्द है। यानी ये चैप्टर कौन सा हुआ? विलोम शब्द वाला चैप्टर हुआ। और इसके 4 विकल्प हैं, उन्मुख, मुख, सम्मुख और मुख युक्त। तो ये तीनों विकल्प तो आप समझ ही जा रहे हैं कि गलत हैं, बिल्कुल 100%। उन्मुख और विमुख ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। इसलिए पहले प्रश्न का उत्तर होगा विमुख का विलोम शब्द उन्मुख। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, मोहन आया और वह कहा का शुद्ध वाक्य होगा। मतलब ये कौन से सेक्शन से जुड़ा हुआ प्रश्न है? ये वाक्य शुद्धिकरण का प्रश्न है। पहला विकल्प है, मोहन ने आया और उसने कहा। यहां पर ने अनावश्यक प्रयोग है। मोहन आया और वो कहा, वह कहा, वो कहा, यही तो गलती है जिसे हमें समझना है। मोहन आया और मोहन ने कहा, इसमें वाक्य को पलट दिया गया या फिर से 2 बार मोहन मोहन का प्रयोग कर दिया गया, ये भी अनुचित हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी गलत विकल्प है, ये भी गलत विकल्प है, ये भी गलत विकल्प है। सही विकल्प होगा मोहन आया और उसने कहा। तो ये 2 प्रश्न आप देख रहे हैं, दोनों प्रश्न आपको सरल ही लग रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि ये मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा के कुछ प्रश्न हैं, ताकि आप पैटर्न को समझ सकें। आपने हंस दिया, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? आप हंस दिए, ये पहला है। तो याद रखिए, पहले तो हंस में चंद्र बिंदु लगना चाहिए। आप हंस दिए, हम हंस दिया, हमने हंस दिया, हमने हंस दिया। तो आपको हम से बदल देंगे और उसके बाद काम हो गया सोचेंगे तो नहीं होता। सही विकल्प इसमें क्या होगा? सही विकल्प होगा इसमें आप हंस दिए। याद रखिए, पहला विकल्प ही क्या है? सही है, आप हंस दिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह कौन सी भाषा है जिसे संघ अथवा कोई राज्य अथवा सरकार विधि द्वारा अपने सरकारी कामकाज में प्रयोग के लिए स्वीकार करती है? तो देखिए, यहां से सीधा सीधा स्पष्ट दिख रहा है सरकारी कामकाज की भाषा, और सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का विकल्प भी आप सीधे समझ गए, और ये भाषा वाले सेक्शन का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। चाय वाय किस युग्म रूप के अंतर्गत है? तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न एमपीएसआई के विगत वर्षों में आए हुए हैं, जहां पर शब्द युग्म से प्रश्न किया जाता है। तो देखिए, चाय एक सार्थक शब्द है और वाय एक निरर्थक शब्द है। हम अक्सर सार्थक और निरर्थक शब्दों को जोड़ करके शब्द बनाते रहते हैं, कुर्ता उड़ता, रोटी वोटी, चाय वाय। तो ऐसे शब्दों का युग्म कहलाएगा सार्थक और निरर्थक। एक शब्द सार्थक, दूसरा शब्द निरर्थक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खंड काव्य में जीवन के जिस भाग का वर्णन किया गया हो वह, अब इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक लेना है। वह अपने लक्ष्य में पूर्ण हो, या अपने कार्य में पूर्ण हो, या अपने जीवन में पूर्ण हो, या अपने संपूर्ण जीवन में पूर्ण हो। तो समझिए, संपूर्ण जीवन में पूर्ण हो ये तो विकल्प नहीं है, अपने जीवन में पूर्ण हो ये भी विकल्प नहीं होगा। समझिएगा, खंड काव्य में क्या रहता है? किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है और वो एक संदेश देने का और उस घटना के माध्यम से बहुत कुछ अभिव्यक्त करने का प्रयास कर देती है कविता। तो यहां पर अपने लक्ष्य होना चाहिए, ये मेरा मन कहता है ना, और आंसर आप मिला लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निश्चल का संधि विच्छेद है। तो आप इससे समझ रहे हैं कि संधि वाले सेक्शन से, जैसे हमने तैयारी के दौरान पढ़ा भी है बहुत गंभीरता से संधि को, संधि वाले सेक्शन से आपसे प्रश्न बनना चाहिए। निश्चल का संधि विच्छेद विसर्ग संधि के नियमानुसार निश्चित ही निह धन
छल होगा। निह धन छल क्या बनेगा? निश्चल। विसर्ग जो है वो शक्कर के स में बदल गया। निह धन छल, निश्चल। और निह धन चल यदि होगा तो निश्चल। क्यों? क्योंकि च, छ, ज, झ और इया ये कैसे व्यंजन हैं? ये तालव्य व्यंजन हैं। इन्हें हम तालु की मदद से बोलते हैं। च बोलने के लिए जीभ उठकर तालु की तरफ जाती है, च। वैसी शक्कर वाला स बोलने के लिए जीभ तालु की तरफ जाती है, श। इसलिए जब विसर्ग संधि होता है तो संधि में यदि च भाग ले या छतरी वाला छ भाग ले तो शक्कर का स बनता है। आप इसे बहुत डिटेल में मुझसे पढ़ चुके हैं। तो निश्चल का संधि विच्छेद होगा निह धन छल। अगले प्रश्न पर जाइए। प्रगतिशील वसुधा कहां से प्रकाशित होती है? मतलब ये मध्य प्रदेश की किसी पत्रिका के संदर्भ में पूछा गया प्रश्न है। आप छत्तीसगढ़ के अच्छे पत्र पत्रिकाओं और उनके प्रकाशन स्थलों का नाम जाने, उनके संपादकों का नाम जाने। पक्ष का अर्थ है एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ रहेंगे, तब वो इस तरह के प्रश्न में आता है। जैसे पक्ष का अर्थ होता है पक्षी का पंख, तो एक ऑप्शन तो पंख सही है, पर पंख ऑप्शन दूसरे विकल्प में भी दिया गया है। पक्ष के किसी और अर्थ पर चर्चा करते हैं। आपने चर्चा में अक्सर सुना होगा आप किसके पक्ष में हैं, मतलब आप किसकी ओर हैं। इसलिए पक्ष के दो अर्थ होंगे, एक अर्थ होगा पंख और दूसरा अर्थ होगा ओर। तो 9 प्रश्न हम लोग हल कर चुके। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहल कहां से प्रकाशित होती है? फिर से ये मध्य प्रदेश के प्रकाशन का एक प्रश्न है। आप इसी पैटर्न में छत्तीसगढ़ या अपने और भी किसी स्टेट के प्रकाशन से संबंधित जानकारियां इकट्ठा करें। छंद का नाम बताइए। मुरली अधर धर श्याम सुंदर, जब लगाते तान है, सुनकर मधुर धुन भावना में बह रहे रसखान है। अब इसको आप पहचाने, समय ले, मात्रा गिनने का प्रयास करें अपने तरीके से। मैंने कई विधियां रस छंद अलंकार में बताई है। ऑप्शन ए है रोला छंद, ऑप्शन बी है हरिगीतिका छंद, ऑप्शन सी है उल्लाला छंद और ऑप्शन डी है गीतिका छंद। पहचानने का प्रयास करते हैं इसको। और मैं तो आपको अक्सर बताता हूं कि मुझको लय से पहचानने में बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए हरिगीतिका की लय यदि आपको याद होगी, मैंने पिछले वीडियो में आपको उसका लय भी बताया था। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। देखिए ये भी वैसी है। मुरली अधर धर श्याम सुंदर, जब लगाते तान है, सुनकर मधुर धुन भावना में बह रहे रस खान है। आप मात्राओं को गिन सकते हैं। मात्रा गिन करके यदि आप देखेंगे तो मुरली में लघु एक मात्रा हुई, र में लघु 1 1 2, ली में गुरु 4 मात्रा हो गई, अ में 5, ध में 6, ध तक पहुंचे तो 6। फिर उसके बाद यदि हम र में पहुंचेंगे, र में यदि हम पहुंचेंगे तब क्या हो जाएगा 7। ऐसा आप मात्राओं को गिनेंगे आपको 28 मात्रा मिलेगी, है ना, हरिगीतिका का जो लक्षण है। तो आप मात्रा गिनकर और भी किसी तरीके से आप छंद तक पहुंचे, यानी छंद से ऑप्शन बनाकर प्रश्न किया जाता है। फिर से दूसरा प्रश्न आया, धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमारग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, ज्ञानवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। आपको छंद पहचानना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ये रोला छंद है कि हरि गीतिका है कि उल्लाला है कि गीतिका। मात्राएं गिन सकते हैं, तुक देख सकते हैं, लय से पहचान सकते हैं। देखिएगा मात्राओं को गिनकर। मैं फिर से इसको लय से ही आपको पहचानना सिखा रहा हूं। आपको मैंने लय बताई थी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। याद करें वो गीतिका छंद था। बिल्कुल पढ़ के देखें। धर्म के मग में अधर्मी
से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमारग में कदम धरना नहीं। शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, ज्ञानवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। ये बिल्कुल गीतिका छंद निकलेगा, जिसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं मिलेंगी? 26। गिन करके देखिए, 2 और एक 3, एक 4, एक 5, 6, 7, 2 9, 10, 2 12, 13, 14, 14 2 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 और 2 23, 23 और एक 24, 24 और 2 26। तो इस तरीके से आप मात्राओं को भी गिन सकते हैं, तुक को भी देख सकते हैं, लय से भी आप पहचान सकते हैं। अवश्य होने वाला प्रश्न नंबर 13वां, अवश्य होने वाला क्या कहलाएगा? अवश्यम भावी। अवश्यम भावी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है ये। नेक्स्ट देखिए, देवेश का संधि विच्छेद, फिर से संधि का प्रश्न है। इसमें ध्यान ये देना है कि देव रहेगा और ईस में बड़ी ई की मात्रा रहेगी। संधि का नाम है गुण स्वर संधि। प्रश्न नंबर 15वें पे आइए। दुस्तर का संधि विच्छेद होगा, विसर्ग संधि है, दुह धन तर। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए, प्रश्न नंबर 16वां। विभाषा एक प्रांत या कौन से क्षेत्र में प्रचलित होती है? तो विभाषा का क्षेत्र भाषा की तुलना में कम रहेगा, इसलिए जो फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है उसमें महाप्रांत, लाघु प्रांत, विशाल प्रांत जैसे शब्द नहीं आएंगे, सही विकल्प होना चाहिए उपप्रांत। प्रश्न नंबर 17वें पे आइए। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्र पिता परलोक। तो आप कविता को पढ़कर समझ रहे होंगे कि महात्मा गांधी की हत्या से संबंधित बातें यहाँ पर लिखी गई है, और किसी की मृत्यु या शोक से संबंधित कोई पंक्ति रहती है तो वहां पर करुण रस रहेगा। तो ये रस छंद अलंकार में रस सेक्शन से आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनि हसे दैन कहे नटी जाए। बतरस लालच मतलब बात करने की लालच में किसकी मुरली को छुपा दिया गया है? कृष्ण की मुरली को गोपियों ने छुपा दिया है, और वो भौं से हंसती है, वादा करती हैं देने का, शपथ लेती हैं, पर देने की जब बारी आती है तो नट जाती हैं। आप समझ रहे होंगे गोपियों और कृष्ण के बीच के प्रेम का वर्णन है, इसलिए कौन सा रस लिया जाएगा? श्रृंगार रस। अगले प्रश्न पर आइए। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा गुण विद्यमान है? बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। तो हम शब्द गुण पर जब चर्चा करते हैं, इसमें शब्द गुण पूछा गया है, गुण यानी, तो हम 3 प्रकार के शब्द गुण सुने हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। यदि कविता सुनकर वीरता का एहसास हो, ओज गुण, सहज सरल कविता लगे, प्रसाद गुण, मधुरता या मिठास का एहसास हो, माधुर्य गुण। तो यहाँ पर तो बिल्कुल माधुर्य की वर्षा हो रही है, भगवान कृष्ण को अपने नयनों में बसने का आह्वान किया जा रहा है, ये माधुर्य गुण की कविता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा गुण विद्यमान है? देखिएगा, इसको बना करके। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ये जयशंकर प्रसाद की कालजयी कविता है, और जिसे उन्होंने चंद्रगुप्त नामक नाटक में लिखा था। इस कविता में ओज गुण है, वीरता के भाव हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने का आह्वान किया जा रहा है। निश्चित रूप से ओज गुण की कविता है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। निम्नलिखित पंक्तियों में निहित अलंकार बताइए। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार,
राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। जब तक राणा प्रताप सोच रहे थे तब तक तो चेतक ने नदी को पार कर दिया। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण माने जाने वाली कविता है। क्लासरूम पर भी मैंने आपको बताया था। निम्नलिखित पंक्तियों में निहित अलंकार का नाम बताएं। फिर से रिपीट हुआ मतलब अलंकार का एक प्रश्न, यही आस अटक्यो रहत। बस इसी आशा में अटका हुआ है। क्या अटका हुआ है? अली गुलाब के मूल, सखी हम गुलाब में क्यों अटके हैं? क्यों? अयह फेरी बसंत ऋतु इन डारन के मूल। इन डालों में फिर से बसंत ऋतु आएगी, फिर से फूल खिलेंगे, इसी आशा में पौधे जीवित हैं। तो ये पौधों की बात नहीं हो रही है, गुलाब की बात नहीं हो रही है, फूल की बात नहीं हो रही है, अपने प्रीतम के बिछड़ने से दुखी नायिका की बात हो रही होगी, या बुरे दिन के आने से दुखी लोगों की बात हो रही है कि वो अच्छे दिन की याद में हैं। तो किसी अन्य के बहाने से जब कोई अन्य बात कही जाए तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? अन्योक्ति अलंकार। प्रश्न क्रमांक 23 की तरफ बढ़ते हैं। लाभ हानि किस युग्म रूप के अंतर्गत आता है? तो जहां पर दो विलोम शब्द रहेंगे वहां पर का शब्द युग्म क्या कहलाएगा? विरोधी युग्म। लाभ का विरोधी शब्द हानि है, इसलिए कौन सा युग्म बना? ये विरोधी या विलोम युग्म। अगले प्रश्न पर आइए। इत्र और इतर का अर्थ है, ये समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है, उच्चारण एक जैसा और अर्थ अलग अलग। इत्र मतलब सुगंधी होता है और इतर का मतलब होता है दूसरा। तो देखिए यहां पर सुगंधित दिव्य लिख दिया है। आपको बिल्कुल विकल्प को देखकर जल्दी से खुश नहीं होना रहता। सुगंधित दिव्य लिख दिया गया है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में लिखा है सुगंधित द्रव्य और दूसरा, इसलिए 24 का आंसर होगा बी या 2। इत्र यानी सुगंधित द्रव्य और इतर यानी दूसरा। अब ये पल्लवन को भी ऑब्जेक्टिव बनाकर पूछा गया। देखिए कैसा प्रश्न है। विद्वान जन एक पंक्ति पर, फिर फिल इन द ब्लैंक है, रच डालते हैं, यही कला पल्लवन कहलाती है। तो विद्वान जन एक पंक्ति पर अटके रहते हैं, ये तो सही बात नहीं है, इसलिए ऑप्शन कट जाएगा। विद्वान जन एक पंक्ति पर घंटों बोल लेते हैं और कई बार कविता लिख डालते हैं, तो कविता लिख डालेंगे तो काव्य कला कहलाएगी। यहां पर तो पल्लवन कह रहा है, भाव विस्तार वाला। फिर से आगे बढ़ते हैं। विद्वान जन एक पंक्ति पर घंटों बोल लेते हैं और कई बार पूरी पुस्तक ही रच डालते हैं, तो ये पल्लवन का उदाहरण होगा। और विद्वान जन एक पंक्ति पर घंटों चुप रहते हैं बोलेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। 2 और 3 थोड़े समीप के ऑप्शन हैं, लेकिन पल्लवन का सेंस तीसरी पंक्ति है, तीसरे ऑप्शन से ज्यादा सही तरीके से प्रकट हो रहा है। अगले प्रश्न पर आइए। बास और वास का क्या अर्थ है? फिर से यहाँ पर समुच्चारित प्रश्नों, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों को लिया गया है। बास का मतलब होता है दुर्गंध और वास का मतलब होता है रहने का स्थान। आंसर नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो सबको पता होगा, जो थोड़ी भी तैयारी करता होगा, जुगुप्सा या घृणा विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। तो 27वें का आंसर हो जाएगा नंबर 3। फिर देखें, संक्षिप्तीकरण करते समय ध्यान रखें, हमें थोड़ा करना है। तो देखिए क्या करेंगे, विशेषणों का अनावश्यक प्रयोग करें, बिल्कुल नहीं करना है। अनावश्यक को हटाओगे तभी तो संक्षेपीकरण होगा। संज्ञा का अनावश्यक प्रयोग ना करें, मैं भी ठीक बोल रहा होगा। विस्तार पूर्वक बातों को उल्लेखित करें, जब विस्तार पूर्वक उल्लेखित करेंगे तब तो संक्षेपण कहलाएगा नहीं, ये विकल्प भी कट जाएगा। 2 और 3 करीब के विकल्प हैं, पर संज्ञा का तो ज्यादा अनावश्यक प्रयोग होता नहीं। विशेषण लगा करके हम बहुत ज्यादा विशेषताएं बताते रहते हैं, तो दूसरा आंसर ज्यादा सत्य के करीब है। नेक्स्ट विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। संक्षिप्तीकरण करते समय ध्यान रखें, संक्षेप करना है, बढ़ाना नहीं है। उपमा दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग अवश्य करें। उपमा दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग खूब करें। उपमा दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग ना करें। उपमा दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग करें। तो वैसे तो 3 बार करें करें पूछा है, तो तीनों विकल्प सही होंगे या तो, अथवा तुलना करके आप देखोगे तो विकल्प 3 डिफरेंट है, इसलिए वो सही होगा। और वैसे तो आप समझ रहे हैं, दृष्टांत मतलब उदाहरण देना, उपमा का मतलब होता है तुलना करके समझाना। तो जब आप चीज को विस्तार से समझाना चाहोगे
तो उपमा दे दे करके समझाओगे। मेरा खिलाड़ी बहुत अच्छा प्लेयर है, जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का नाम है वैसे ही मेरे दोस्त का तैराकी में नाम है। ये बात को लंबे तरीके से कहना हो गया, ये उपमा है। और दृष्टांत का मतलब कोई उदाहरण देकर किसी बात को समझाना कि देखो बच्चे बार बार अभ्यास करो, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो जब आप उपमा और दृष्टांत का प्रयोग करेंगे तो संक्षेपण नहीं, पल्लवन या विस्तार होगा। इसलिए संक्षिप्त करते समय हमें उपमा, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिर से समुच्चारित शब्द है। शुल्क और शुक्ल का अर्थ पूछ रहा है। तो शुल्क मतलब किसी भी प्रकार का कर, और शुक्ल का मतलब होता है सफेद। दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 15-15 दिन के। तो सफेद के बदले यहां पर सफेदा लिख दिया है, यहां पर कर के बदले कार लिख दिया है। तो देखिए सही विकल्प होगा कर और सफेद। यानी छोटी सी छोटी मात्रा को भी आपको देखना रहेगा, जल्दी से आंसर नहीं लगाना रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा, हम पहले चर्चा कर चुके हैं, क्या होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए या संकुचित होना चाहिए। देख लीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। अक्ल चकराना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जब भी आप मुहावरा लेंगे तो उसका सांकेतिक अर्थ लीजिएगा। अक्ल चकराना मतलब सर घूमना, अक्ल चलाना, चक्कर आना बिल्कुल नहीं होगा, कुछ समझ में ना आना। मेरी अक्ल चकरा गई, ऐसा लोग बोलते हैं। भयाकुल का समासिक विग्रह है, दो शब्दों से मिलकर भयाकुल बना है, भय और आकुल। इसलिए इसका समासिक विग्रह कैसे होगा? भय से आकुल। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। महाकाव्य में कितने सर्ग होने चाहिए? तो सामान्य तौर पर माना जाता है कि महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्ग होना चाहिए। आप इसको और क्रॉस चेक कर सकते हैं। परिभाषिक शब्द टॉपिक का अर्थ क्या है? तो आप इसका हिंदी इंग्लिश जाने। नेक्स्ट शब्द क्या है? परिभाषिक शब्द एप्लीकेशन का अर्थ क्या है? आवेदन वगैरह आप सुनते होंगे, तो हिंदी इंग्लिश परिभाषिक शब्दों को याद करें यदि आपके सिलेबस में है। परिभाषिक शब्द कैबिनेट का अर्थ क्या है? बार बार आप इसको संविधान में सुनते हैं। मतलब आपको हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी परिभाषिक शब्दों पर जोर देना है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? हम पढ़ चुके हैं बार बार, क्या है स्थायी भाव? शोक। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। पल्लवन लेखन के लिए लेखक का क्या होना आवश्यक है? तो कल्पनाशील, तभी तो सोचेगा और अच्छे से पल्लवन करके वो चीजों को बढ़ाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर जाइए। शकुन का विलोम शब्द है, बड़ा सरल प्रश्न है, बिल्कुल ना बिगड़े। शकुन का विलोम शब्द होगा अपशकुन। नेक्स्ट जाए। आंख खुलना, फिर से समझिएगा। आंख खुलना जब भी मुहावरे के संदर्भ में आएगा सांकेतिक अर्थ होगा। आंख खुलना यानी देखना भी नहीं होगा, आंख खुलना यानी जग जाना भी नहीं होगा, सुबह उठना भी नहीं होगा। आंख खुलना का 100% अर्थ होगा होश में आना, होश आना। अब तुम्हारी आंख खुली, ऐसा बोलते हैं लोग। आगे बढ़िए। काव्य शोभा का जनक किसे कहा जाता है? पूछा गया है। सभी को काट कर गाजर खिलाओ, इसको शुद्ध वाक्य के रूप में पूछा गया है, मेरे ख्याल से बन जाएगा। क्रम का दोष किया गया है, क्या है क्रम का दोष? सभी को काट कर बोल दिया गया है, मतलब क्या हम सबको काट देंगे? तो हम कैसे होगा? गाजर काटेंगे और सभी को खिलाएंगे। तो सही विकल्प क्या होगा? गाजर काट कर सभी को खिलाओ। नेक्स्ट है मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलो। तो देखिए मिश्र वाक्य में यद्यपि, तथापि ऐसा योजक जोड़कर बनाया जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है? यद्यपि वह प्रधानमंत्री है, तथापि या फिर भी उसका व्यवहार नम्रतापूर्ण है। तो जहां जहां पर नम्रता आपको डबल दिखेगा आप उसको हटा देंगे तो सरल वाक्य बन जाएगा। जबकि बन गया, फिर भी हो गया, ये फिर से मिश्र वाक्य है। यद्यपि तथापि कर दिया, ये भी मिश्र वाक्य है। वह मंत्री बन गया, फिर भी कर दिया, ये भी मिश्र वाक्य है। मंत्री बन जाने पर भी उसका व्यवहार नम्रतापूर्ण है। ये सरल वाक्य लग रहा है, आप इस पर सोचें, विचारें। नेक्स्ट प्रश्न पर जाइए। जलद ही पर्यायवाची है, तो देखें इसको समझना कैसे रहेगा। जलद ही शब्द किस शब्द का संक्षिप्त रूप है? जल निधि का। जल का मतलब होता है पानी और निधि का अर्थ होता है खजाना।
तो पानी का खजाना यानी समुद्र, और समुद्र को ही संक्षेप में जल निधि से जलधि कहा जाता है। तो 45वें प्रश्न का आंसर होगा 4। मतलब पर्यायवाची से भी प्रश्न आ ही रहे हैं। नेक्स्ट जाइए, फिर से एक पर्यायवाची का प्रश्न रहा। जलाशय शब्द का पर्यायवाची होगा 101% सरोवर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए, मैं आपको प्रश्न ही दिखा देता हूं और जल्दी हल करा देना चाह रहा हूं समय बचाने के लिए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं नजदीक है। अभी तक आप प्रश्न का विकल्प देखकर पैटर्न समझ गए होंगे। एसआई से जुड़े सभी विद्यार्थियों को इसे बार बार देखना और समझना है। स्थायी भाव क्रोध किस रस का है? तो रौद्र रस का होगा। नेक्स्ट पर जाइए, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलो। परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है। तो देखिए, 2 बार योजक लगाकर बनाएंगे। जब परिश्रम किया जाता है तब परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है। तो सरल किस में बदल जाएगा? इधर एक योजक जब लगा दिए, इधर एक योजक तब लगा दिए, तो सरल किस में बदल गया है? मिश्र वाक्य में। रेखा ने मुझे अपने साथ चलने को कहा, इसको आपको किस में बदलना है? मिश्र वाक्य में। तो देख लीजिएगा, उसी तरीके से आप बना करके नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। बच्चा दौड़कर मेरे पास आया। अब यहाँ पर संयुक्त वाक्य में बदलने को कह रहा है। तो संयुक्त वाक्य में बीच में एक योजक शब्द रहेगा, जिसको हटाते ही 2 वाक्य अलग अलग हो जाएंगे। तो देखिए, चौथे विकल्प में और योजक शब्द है। इधर एक वाक्य बन गया बच्चा दौड़ा, और इधर दूसरा वाक्य बन गया मेरे पास आया। तो ये संयुक्त में परिवर्तन हो जाएगा सरल वाक्य का। नेक्स्ट पर आइए, जिस पर अनुग्रह किया गया हो। तो एक प्रकार से ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, और शब्द शुद्धि के अनुसार भी आपको जानना है। अनुग्रह शब्द यानी जिस पर कृपा की गई, उसको कहा जाता है अनुग्रहित नहीं, अनुगृहित। ग्रह की जो मात्रा है वो पीछे घूम जाती है, और ये विकल्प नंबर 3 में दिया हुआ है, इसलिए 51 का सही विकल्प होगा तीसरा विकल्प। आगे बढ़ें। होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? मतलब आपको खड़ी बोली सेक्शन पर ध्यान देना है। नेक्स्ट है, हिकमत को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आप खड़ी बोली सेक्शन को ध्यान से समझें, और उससे जो देशज जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है उसे दिमाग में रखने का प्रयास करें। महादेव का समासिक विग्रह क्या होगा? महान है जो देव। आगे बढ़ें। तिल का अर्थ क्या होगा? फिर से समझना है, इसी शब्द के 2 अर्थ निकलेंगे या 2 से ज्यादा भी निकलेंगे। तिल यानी तिलहन, तिल यानी शरीर में काला चिन्ह, काला के बदले कला 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 कर दिया है। और तिल यानी थोड़ा होता है, मुझे तिल मात्र भी जगह नहीं मिली। तो देखिए, चौथा विकल्प तिल यानी तिलहन, तिल यानी शरीर में काला चिन्ह, और तिल यानी थोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। गूंधना और गुथना का अर्थ क्या है? तो देखिए, गूंधा किसे जाता है? रोटी या रोटी बनाने के लिए आटा गूंधा जाता है और माला गूंथी जाती है। तो इसलिए देखिए होगा सानना और पिरोना। आटे को हम सानेंगे, गूंधेंगे, और माला को क्या करेंगे? पिरोएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। रिक्त स्थान की बातें पूर्ति करें। झूठी बातें सुनते ही मेरा, आप झूठ सुन करके खुश तो नहीं होगे, दुखी ही होगे या गुस्से में आओगे? तो झूठी बातें सुनते ही मेरा खून खौलने लगता है। खून खौलना यानी गुस्से में आना। आजकल फिर से एक मुहावरा पूछा गया। देखिए, मुहावरों से ऑप्शन बनाकर कैसे बढ़िया पूछा जाता है। आजकल सरकारी दफ्तर में सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ते हैं। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब केवल लिखा पढ़ी करते रह जाना, वास्तविक रूप से काम नहीं करना। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। समानता का अर्थ खाली स्थान नहीं है, बल्कि सबको समान अवसर और जीवन मूल्य देना है। तो इसमें मुहावरा सही तरीके से जाकर बैठेगा। एक लाठी से सबको हाँकना नहीं है। समानता मतलब सबको एक जैसा समझ लें, किसी की योग्यता क्षमता का मूल्यांकन ही ना करें, वो समानता नहीं होती। समानता का मतलब होता है सबको समान अवसर और जीवन मूल्य देना। इसलिए ऑप्शन डी चौथा विकल्प इसमें आएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए। चित्त को प्रसन्न करने वाला, तो चित्त को कौन सा गुण प्रसन्न करेगा? तो माधुर्य गुण प्रसन्न करेगा। और वैसे ये प्रसाद गुण का भी लक्षण है, लेकिन फिर भी मधुरता से मन ज्यादा अच्छे से आनंदित होता है प्रसाद गुण की तुलना में। अब मैं मेन आपका ध्यान ले जाना चाहता था कि गद्यांश से आप प्रश्न कैसा आता है पूछते हैं। तो इस गद्यांश को पढ़िए। मानव का अकारण ही मानव के प्रति अनुदार हो उठना।
न केवल मानवता के लिए लज्जाजनक है वरन अनुचित भी है। वस्तुतः यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है, कर सकता है। केवल इसलिए कि कोई मनुष्य बुद्धिहीन है अथवा दरिद्र, वह घृणा का तो दूर रहा, उपेक्षा का भी पात्र नहीं होना चाहिए। मानव तो इसलिए सम्मान के योग्य है कि मानव है भगवान की श्रेष्ठ रचना है। तो एक गद्यांश दिया गया, अब उससे प्रश्न बनाया जाएगा। जैसे सम्मान का विलोम शब्द, बड़ा सरल, जल्दी से नहीं लगाना है। कहीं पर अपमाना लिख दिया है, कहीं पर अपमन लिख दिया है, सही प्रश्न विकल्प पर जाएं अपमान। इसी तरह से गद्यांश से और प्रश्न पूछेगा, वही गद्यांश रिपीट है। यथार्थ मनुष्य किसे कहा गया है? तो देखिए इसी गद्यांश से आंसर देना रहेगा। यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है। यथार्थ मनुष्य उसे कहा गया है जो मानवता का आदर करना जानता है। ये पहला विकल्प सही है। बाकी में आदर की बदले अनादर लिख दिया है, और मानवता के बदले अमानवीयता लिख दिया है, और यथार्थ के बदले परमार्थ कर दिया है। मतलब आपके सही सही पढ़ने की क्षमता का भी ये परीक्षण है। तो विकल्प होगा 1। आप समझ रहे होंगे, जो आपकी बार बार डिमांड रहती थी अपठित गद्यांश से प्रश्न बताएं, तो देख लीजिए इस तरह के प्रश्न आते हैं। और फिर इसी अपठित गद्यांश से फिर एक प्रश्न दिया गया बना करके कि मानव क्यों सम्मान के योग्य हैं। चारों विकल्प को ध्यान से देखिए, निश्चित रूप से आपसे आंसर बनेगा इसी गद्यांश के आधार पर। तो आपने सारे प्रश्नों को देखा, देख लीजिए। मानव का अकारण ही मानव के प्रति अनुदार हो उठना न केवल मानवता के लिए लज्जाजनक है वरन अनुचित भी है। वस्तुतः यथार्थ मानव वही है जो मानवता का आदर करना जानता है, कर सकता है। केवल इसलिए कि कोई मनुष्य बुद्धिहीन है अथवा दरिद्र, वह घृणा का तो दूर रहा, उपेक्षा का भी पात्र नहीं होना चाहिए। मानव इसलिए सम्मान के योग्य है कि मानव है भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो देखिए कौन से विकल्प में लिखा गया है ऐसा। मानव सम्मान के योग्य है क्योंकि वह अमानव है, इसलिए गलत हो गया। मानव सम्मान के योग्य है क्योंकि वह मानव है और ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, ये सही हो गया। मानव सम्मान के योग्य है क्योंकि वह मानव है और ईश्वर की आकृति है, ये फिर से गलत हो गया। मानव सम्मान के योग्य नहीं है बोल रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो मैं जहां तक समझता हूं, आप एमपीएसआई के इन प्रश्नों को देखेंगे तो आपको एक हिंट मिल सकती है सीजीएसआई के प्रश्न किस तरह से आ सकते हैं। अपनी तैयारी जारी रखें। यदि आपको किसी भी और टॉपिक पर मेरे सहयोग की जरूरत है तो मैसेज करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।